is matter around us pure. Okay. देखो, this one is the second chapter हमारे syllabus का chemistry। तो पहले हम इस चैप्टर को समझते हैं कि चैप्टर में हमें पढ़ने क्या हो। मैटर सबको मालूम है, मैटर तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया चैप्टर 1 में, मैटर क्या होती है एवरीबॉडी नोस। आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्वेश्चन, कैन एनीबॉडी टेल मी दो बेसिक चीजें जो मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर होते हैं वो क्या होते हैं? दो बेसिक चीजें जो मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए जरूरत होती है वो क्या होते हैं? सर जो स्पेस और वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करता है। बोलिए। जो सर स्पेस और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। हाँ, मास एंड वॉल्यूम। मैटर कोई भी चीज जिसने मास, जिसके पास मास है और वो कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज नोन एज अ मैटर। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर? देखो, इस शब्द का मतलब जो प्योर लिखा हुआ है, यदि हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में बात करें तो प्योर का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि शुद्ध, है ना? बट केमिस्ट्री में प्योर मीन्स समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, केमिस्ट्री में यदि हम प्योर का मतलब समझने का कोशिश करते हैं, इट्स means that it is made up of only one kind of particle। ठीक है ना? यदि हम लोग प्योर को डिफाइन करें, a pure substance is a single substance, is a single substance made up of only one kind of particles। केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है एक ही चीज से बना हुआ चीज। ध्यान से समझो, अ प्योर सब्सटेंस इज अ सिंगल सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस मतलब उसमें एक ही प्रकार की चीज है। ओके, और वो जो बना हुआ है सिर्फ एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, यदि मैं आपके सामने बात करूं, एक मैंने सोडियम का पत्थर ले लिया, तो सोडियम का पत्थर जो है उसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे सोडियम के एटम होंगे। सपोज करो दिस इज द सोडियम का एक पैलेट है, ठीक है ना? सोडियम एक पैलेट है और ये क्या की बनी होगी? इसमें होंगे सोडियम की एटम, ठीक है ना? तो हम इसे बोलेंगे एक प्योर सब्सटेंस। ध्यान से समझ लो, प्योर सब्सटेंस का मतलब एक ही चीज है इसमें। सोडियम का जो पैलेट लिए, इसमें सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोडियम है और इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये जो बनी हुई है सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से बनी हुई है। ओके, अब यदि हम लोग समझे थोड़ा सा और, पार्टिकल्स का मतलब क्या हो सकता है? पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स हैं या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो मतलब एक प्योर सब्सटेंस उस चीज को बोलते हैं जो बनी हुई है सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से या एक ही प्रकार के आयन से या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से। ओके, और यदि आपको डेफिनेशन में एक छोटी सी चीज परेशान कर रही होगी तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। आपको ये चीज थोड़ा सा परेशानी दे सकता है डेफिनेशन, इसकी रिक्वायरमेंट भी डेफिनेशन में कहीं है नहीं। A pure substance is made up of only one kind of particles। बहुत सिंपल में लिखो तो सिंपल फॉर्म में यही डेफिनेशन अच्छी है। तो एक प्योर सब्सटेंस जो होती है सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बनी होती है। और पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? वो पार्टिकल्स
एटम्स हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स आयंस हो सकती है, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ओके, प्योर सब्सटेंसेस are homogeneous in nature, are homogeneous in nature. कोई भी एक प्योर सब्सटेंस मैं लूंगा, कोई भी एक प्योर सब्सटेंस यदि मैं लेता हूं, तो समझो एक पल के लिए जो ऊपर ही एग्जांपल लिया हूं वही लेता हूं कि सोडियम का एटम मैंने लिया है, मतलब सोडियम का एक पैलेट लिया है, तो इसमें पूरे में क्या होगा, सोडियम के ही एटम होंगे। सोडियम का जो एक पैलेट होगा, ओके, सोडियम का एक पैलेट मतलब सोडियम को पत्थर टाइप का कोई चीज लिया है, तो उसमें सिर्फ सोडियम के एटम होंगे हर तरफ। आप यदि इस जगह से निकालने की कोशिश करो तो आपको सोडियम के ही एटम मिलेंगे, यहां से निकालो तब भी आपको सोडियम के एटम मिलेंगे, कहीं से भी आप उठाओगे आपको सिर्फ और सिर्फ सोडियम के एटम मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, जो भी प्योर सब्सटेंस होती है उसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है। आप पूरे में कहीं भी उठा लो आपको सोडियम के पत्थर में सिर्फ सोडियम का ही एटम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस चीज। होमोजेनियस का मतलब प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है। अ प्योर सब्सटेंस आर होमोजेनियस इन नेचर। होमोजेनियस का मतलब है प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म, प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब पूरे में प्रॉपर्टी सेम है। कहीं भी एक सोडियम का पत्थर में से आप निकालोगे तो आपको सोडियम का ही एटम मिलेगा, ठीक है ना। A pure substance cannot be broken down, cannot be broken down into anything simpler by simple physical means. सोडियम का एक आप यदि पत्थर लेते हो, ओके, तो अब उस सोडियम के पत्थर को आप छोटा करते चल जाओ, छोटा करते जाओ, करते चल जाओ, करते चल जाओ और करते चल जाओ, तो एट द एंड आप सबसे छोटा भी कोई पार्ट पे पहुंचते हो तो वो भी सोडियम ही होगा। और सबसे छोटा आप यदि डिवाइड करते चल जाओ तो आपको सबसे छोटा भी एक सोडियम का एटम ही मिलेगा, उसमें भी वही प्रॉपर्टी होगी जो एक सोडियम के पत्थर में होता है। तो सोडियम का एक एटम में जो प्रॉपर्टी है सोडियम के पूरे पत्थर में भी वही ही प्रॉपर्टी होगी। ओके, तो अ प्योर सब्सटेंस कैनॉट बी ब्रोकन डाउन। यदि आप एक सोडियम के पत्थर को तोड़ते हो और छोटा छोटा एटम्स बनाते हो, क्या वो छोटा एटम का प्रॉपर्टी पूरे सोडियम के पत्थर से अलग होगा? नहीं होगा। तो एक प्योर सब्सटेंस को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो एनीथिंग सिंपलर by physical means, anything simpler by physical means। आप सोडियम को और कुछ सिंपल बना सकते हो क्या? नहीं, तो सोडियम ही एटम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, जितना डिवाइड करते चले जाओ। तो आप प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर बाय फिजिकल मींस, और कुछ सिंपल में इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो कोई फिजिकल मींस से। ओके, तो ये कुछ गुण हो गए प्योर सब्सटेंसेस के। गॉट इट? तो बेटा देखो, प्योर सब्सटेंसेस को एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? जो सिर्फ एक ही प्रकार के चीज से बनी हुई है, सिर्फ एक ही प्रकार की चीज से बनी हुई है। आप यदि घर में बात करते हो प्योर दूध की, कि घर में प्योर दूध आया, तो दूध कभी भी प्योर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज है, उसमें कैल्शियम है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें जिंक है कि नहीं? उसमें बहुत सारे चीज है। ओके, तो एक प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से बनते हैं। दिमाग में रख लो, अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। वेरी सिंपल। प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है, होमोजेनियस उसका मतलब। और प्योर सब्सटेंस को आप
और कोई सिंपलर पार्ट में नहीं तोड़ सकते, वो खुद ही उसकी जो प्रॉपर्टी एंटायर मास में है, एक छोटा सा एटम में भी आपको वही प्रॉपर्टी मिलेगा। ओके, पर अरेंजमेंट के तहत कुछ डिफरेंस आती है, तो उसको आप अभी इग्नोर करिए, उसमें आपको दिमाग नहीं रखना। ओके, तो इस पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम आपको है यदि तो पूछ लो बेटा मुझसे, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। एनीबॉडी? हाँ बोलिए बेटा, थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सर बोल रहे हैं ना कि होमोजीनियस मिक्सचर का डेफिनेशन एक बार लिखवा दीजिएगा ना। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर में मैं आया ही नहीं हूँ अभी। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होती है मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मिक्सचर मतलब ये अलग टॉपिक है सर? हाँ हाँ, वो मिक्सचर एक अलग चीज है बेटा, ठीक है ना, वो पता नहीं था सर। ठीक है ना। होमोजीनियस का मतलब सिर्फ अभी बेटा इतना समझ लो, प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, पूरे में प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है। सोडियम का एक पत्थर लेते तो कहीं से भी उठाओगे तो सोडियम ही मिलेगी, तो प्रॉपर्टी एक सोडियम के पत्थर में चारों ओर सोडियम वाला ही प्रॉपर्टी। ओके गॉट इट, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ लिखना है या कॉपी करना है तो कर लो बेटा, नहीं तो मैं मिटाता हूँ। ओके सर हो गया। चलो प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया जा सकता है दो पार्ट। ओके, प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक होती है एलिमेंट्स और दूसरी होती है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को हम दो चीज में बांट सकते हैं, दो पार्ट में, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस made up of only one kind of atoms, one kind of atoms। एलिमेंट्स उन प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं जो बनी हुई है सिर्फ एक प्रकार के एटम से। ओके, जो बनी हुई है सिर्फ एक प्रकार के एटम से, वन काइंड ऑफ एटम। समझ गए बात को? एलिमेंट्स उन प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं जो बनी हुई है सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से, मतलब एक ही एटम से बनी हुई है। ओके, यदि मैं एग्जांपल का बात करूं आपके सामने, कैल्शियम, यदि मैं कैल्शियम का पत्थर लेता हूं तो वो बनी हुई है सिर्फ कैल्शियम। यदि मैं एक मैग्नीशियम का रिबन लेता हूं, Ca इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम, तो मालूम होगा। ओके, Mg is the formula of magnesium। यदि मैं एक जिंक का रॉड लेता हूं तो जिंक इज द फॉर्मूला इज Zn। तो इट इज आल्सो मेड अप ऑफ ओनली जिंक एटम। एक जिंक का रॉड होगा तो सिर्फ वो जिंक का बना होगा। यदि मैं ऑक्सीजन गैस लेता हूं, ओके, ऑक्सीजन गैस लेता हूं तो ऑक्सीजन गैस O2 is the formula of oxygen gas, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस जो बनी हुई है, दो एटम ऑफ ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन गैस सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से बनी हुई है। यदि मैं लेता हूं फास्फोरस, फास्फोरस में एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होता है, ठीक है ना, तो फास्फोरस भी बनी हुई है सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से। यदि मैं सल्फर का लेता हूं तो सल्फर भी बनी हुई है, सल्फर का एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो सल्फर का एक कुछ भी लेते हो आप तो वो सिर्फ सल्फर से बनी हुई होगी। ओके, सल्फर का आप एक लेते हो, पाउडर सल्फर लेते हो आप हाथ में, तो वो सिर्फ सल्फर की बनी हुई है और कुछ की नहीं बनी हुई है। तो ध्यान से दिमाग में रखना है, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स उन प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं जो बनी हुई है सिर्फ एक
प्रकार के एटम से। कैल्शियम सिर्फ कैल्शियम के, मैग्नीशियम सिर्फ मैग्नीशियम, जिंक सिर्फ जिंक के, ऑक्सीजन गैस सिर्फ ऑक्सीजन के, P4 में भी सिर्फ फॉस्फोरस एसिड में भी सिर्फ सल्फर ही रहते हैं। ओके, एंड इफ आई विल टॉक ऑफ कंपाउंड्स, compounds are pure substances made up of only one kind of molecule। सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल होंगे उसमें। कंपाउंड उन प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं जो बनी हुई है सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से। ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैं पानी लेता, मानो एक कंटेनर में पानी लेता हूं, तो पानी किससे बनती है? वाटर। वाटर का यदि आप लोग फॉर्मूला जानते हो तो वाटर का फॉर्मूला है HOH। ओके, वाटर का फॉर्मूला होता है HOH, जिसको हम लोग H2O भी लिखते हैं। ठीक है, तो पानी का जो, मानो एक बॉटल पानी या एक गिलास पानी या एक कंटेनर में पानी लिया हुआ है, तो उसमें क्या होंगे? H2O होगा, H2O होगा, H2O होगा, H2O होगा, H2O होगा, H2O होगा। सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल होंगे, है ना? देखो ये H2O एक मॉलिक्यूल, ये H2O एक मॉलिक्यूल, ये H2O एक मॉलिक्यूल, है ना? सिर्फ H2O की ही मॉलिक्यूल्स होंगी। तो कंपाउंड उन प्योर सब्सटेंस को बोला जाता है जो बनी हुई है सिर्फ एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से। ओके, समझ गए बात को? और एलिमेंट बनी हुई है सिर्फ एक प्रकार के एटम से। तो एलिमेंट्स को यदि आप प्योर सब्सटेंस के रूप में डिफाइन करोगे तो क्या है? वो प्योर सब्सटेंस जो बनी हुई है सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से। देखो सिंगल सिंगल है, एक प्रकार ऑफ एटम्स। ओके, इसमें दो है पर सिर्फ ऑक्सीजन के एटम। ओके, कंपाउंड बनती है प्योर सब्सटेंस से ऑफ ओनली, कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो बनी हुई सिर्फ एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से। एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, देखो H2O एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा आपस में बॉन्ड बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल है। ओके, यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बात करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इट्स लाइक दिस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड आप गैस लेते हो, एक बैलून में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा? CO2 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 CO2, पूरे में क्या होगा? CO2 भरा हुआ होगा, है ना? एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल। समझ गए? CO2 पूरा आपस में बॉन्डेड। ये सब अभी आप छोड़ दो, क्या है ये डबल लाइंस, क्या है ये बॉन्डिंग दिखाती है, वो रहने दो, आपके दिमाग में रखना। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा होता है। ओके, समझ के बात को बेटा? यस सर। नो नो सर। नो। तो प्योर सब्सटेंसेस दो प्रकार के, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। ओके, एलिमेंट्स क्या है? क्लियर है? एग्जांपल्स दिमाग में रखना। इसके लिए एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ भी आप ले सकते हो एग्जांपल में। ओके, तो एग्जांपल में लिख देता हूं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये सब कंपाउंड है। ओके, अंडरस्टूड? अब देखिए, हम लोग यदि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें तो एलिमेंट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करें। Elements can be further classified into, that is metals, non-metals और, ठीक है, एलिमेंट्स को फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है और मेटेलॉइड्स की क्या होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेटल्स क्या प्योर सब्सटेंस होगा? मेटल्स क्या प्योर सब्सटेंस होगा कि नहीं? यस होगा सर। क्योंकि जब एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है तो एलिमेंट के अंदर में आता है, एलिमेंट के अंदर के कैटेगरी में। तो जब एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है तो मेटल भी प्योर सब्सटेंस है, नॉन मेटल भी प्योर सब्सटेंस है और मेटेलॉइड भी प्योर सब्सटेंस ही। ओके,
यस सर। आइडिया क्लियर होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज मेटल्स। ओके, मेटल्स क्या है? मेटल्स एक प्योर टाइप ऑफ सब्सटेंस होती है जो एलिमेंट की कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। एलिमेंट्स को हम लोगों ने बांटा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तो मेटल इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंसेस। चलो अब मेटल्स के बारे में हम जान लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर, या ऐसे लिख सकते हो, मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। metal generally exists as solid, generally exists as solids। बोलने का मतलब है कि जनरली बोलने का मतलब है कि अक्सर मेटल 99% मेटल जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट डैश इज अ लिक्विड मेटल। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने शायद पिछली क्लास में पढ़ा। सर मरकरी। Sodium and Sir Mercury. the mercury. Yes, but mercury is a, मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है ना। मेटल जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। ओके, मरकरी एक सिंगल ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोई भी मेटल गैसियस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। सॉलिड है, बाकी एक लिक्विड है। यदि कुछ एग्जांपल की बात कर ले हम लोग तो सोडियम एक मेटल है। सोडियम का सिंबल क्या होता है बता सकते हो? व्हाट इज द सिंबल? ए सिंबल होती है सोडियम की, और ये सिंबल आई, ध्यान से देखिएगा। सोडियम का सिंबल आया नाइट्रियम से, जहां पे एन ए लिखा, स्टार्टिंग का एन कैपिटल लिखा, दूसरा ए स्मॉल लिखा, ठीक है। पोटासियम, ये भी एक मेटल का एग्जांपल है, इसका सिंबल है के, और के इसके नाम में कहीं नहीं आता, पर लैटिन वर्ड है कैलियम। पोटासियम का सिंबल जो के होता है वो आई एक वर्ड दैट इज कैलियम से। ओके, गोल्ड, गोल्ड भी एक मेटल है जिसका सिंबल होता है, तो मालूम है सिंबल गोल्ड का? यस सर, एयू। AU. एयू। और ये कहां से आई? The name came from aurum, aurum, ठीक है ना, AU। ओके, लैटिन भाषा में गोल्ड को ऑरम बोला जाता है, ठीक है। यदि और देखो कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स में लिख देता हूँ, सिल्वर, और इसके सिंबल देखो, आपको मालूम होनी चाहिए कि कहां से, Ag. एजी कहां से आई, कोई बता सकते हैं मुझे? अर्जेंटम, ओके, इट केम फ्रॉम अर्जेंटम। यदि हम लोग बात करें और तो कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। तो मरकरी, मरकरी की सिंबल तो Hg होती है, कहां से आई तो बता सकते हैं मुझे क्या? मरकरी का लैटिन नेम होता है हाइड्रार्जियम। ये पूछा गया है क्या कि ये तो केबीसी में ये क्वेश्चन आई थी, मरकरी की जो नेम है Hg वो कहां से डिराइव हुई? इट्स फ्रॉम हाइड्रार्जियम। ओके, एंटीमोनी, एंटीमोनी भी एक इंपॉर्टेंट मेटल है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Sb उसका सिंबल होता है डिराइव फ्रॉम स्टीबियम। मैं उन्हीं का लिख रहा हूं जिसका सिंबल लैटिन से डिराइव है। ओके,
सिंपल सिंपल वाले के तो आप जानते ही होंगे, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, जिंक का Zn होता है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। पर उनका मैं लिख रहा हूँ जो लैटिन नेम से डिराइव्ड है, ये जर्मन नेम से। एंटीमोनी Sb होती है, डिराइव्ड फ्रॉम स्टीलियम, ठीक है। कॉपर का सिंबल होता है Cu, ओके, Cu, और ये डिराइव की हुई है कपरम। लैटिन नेम है क्यूपरम, Cu, कहीं U नजर आ रहा है इसके नाम में? नहीं, उसका लैटिन नेम है क्यूपरम, ओके। यदि बात की जाए टंगस्टन की, टंगस्टन का सिंबल कोई बता सकता है मुझे बेटा? टंगस्टन मेटल का नाम यदि आप लोग नहीं सुने होंगे तो मैं बता देता हूँ। जो बल्ब यूज होता था पुराना जमाना में, उसका जो फिलामेंट होता था, बल्ब जो पीला कलर का बल्ब होता था, उसमें जो फिलामेंट होती थी वो टंगस्टन का मेटल। टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल होता है W, and it derived from a German name that is Wolfram। ये जर्मन है, बाकी जितना ऊपर में लिखना वो सारे लैटिन नेम है, बट Wolfram is a जर्मन नेम, ओके। टंगस्टन W। फिर यदि आप देखो लेड, लेड भी एक मेटल है जिसका सिंबल है Pb, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लम, ओके। टिन, tin is also a metal, इसका सिंबल है Sm and derived from the Latin word stannum, stannum, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स मैं आपके सामने लिखा हूँ जो आपको मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं अक्सर एलिमेंट्स के या एटम्स के वो डिराइव होते हैं उसके नाम से, पर सोडियम में कहीं Na मिलता नहीं है तो आज बच्चे कंफ्यूज होते हैं Na कहाँ से आए, पोटासियम का कहाँ से आए। ये सारे जो सिंबल्स है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर नेम अदर देन जो इंग्लिश नेम है उसका। तो इनको देख लो, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, मेटल्स की और प्रॉपर्टीज को हम आगे देखते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर? चलिए, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि मेटल्स डक्टाइल होती है, और डक्टाइल का मतलब होता है दैट इज metals can be turned into wires। मेटल से आप वायर्स बना सकते हो, ओके। देखो कैसे होता है एक्चुअली, वायर कैसे बनाते हैं। एक मेटल का मानो मैंने ट्रायंगुलर पीस लिया, ठीक है, एक मेटल का ट्रायंगुलर पीस है, और यहाँ से मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूँ, तो इसको मैं पकड़ के खींचूंगा तो मतलब यहाँ से निकलते जाएगा, ये सब निकलते जाएगी और आस्ते आस्ते पतला पतला तार चला जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। और मेटल्स को बोलते हैं दे आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल, इसके मतलब क्या, मेटल्स कैन बी टर्न इनटू वायर्स, तार बना सकते हैं बिना टूटे, इससे चल जाओगे बड़ी लंबी तार बन जाएगी। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है दैट इज कैन बी beaten into sheets। ध्यान से देखिए, मेटल्स मैलिएबल होती है, इसका मतलब होता है कि मेटल से आप पतले पतले शीट बना सकते हो। यदि आप मेटल का एक पीस लिए हो मोटा सा, आप उसको पीट पीट के चदरा जैसा पतला बना सकते हो, पतला बनाना, ओके। एक मेटल के मोटे शीट को, लोहा होता है ना, लोहा को पीट पीट के लोहा का तार तो बनाते ही हैं, लोहा के शीट बनाते हैं हम लोग, ओके। एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी, ओके। और मैलिएबल का मतलब होता है कैन बी बीटन इनटू शीट्स। बेटा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो मेटल्स के और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं, ओके। नो सर एक सेकंड नोट करने दे दीजिए। ठीक है सर 1 सेकंड सर, तो 1 मिनट। हाँ, लिख लो लिख लो। हो गया सर? यस, चलिए।
metals are sonorous। देखो सोनोरस उस गुण को बोलते हैं कि मेटल को यदि आप बीट करोगे, स्कूल में जो घंटी बजता है ना, आप देखोगे गोल सा एक चीज रहता है, उसको बीट करते हैं तो टन टन करके आवाज आता है, तो मेटल्स आर सोनोरस। मतलब मेटल को आप बीट करोगे कोई दूसरे हार्ड चीज से तो आपको एक रिंगिंग साउंड मिलेगी, दैट इज प्रोड्यूसेस ringing sound। Okay, when hit hard, मेटल को यदि आप जोर से हिट करते हो तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, मतलब लस्ट्रस का मतलब होता है साइन। मेटल्स में साइन होते हैं, देखो ना, सोना चांदी इन सब में साइन होता है। इतना साइन होता है कि हम तो अपने आप को सजाने के लिए भी हम पहनते हैं, हम लोग गोल्ड ज्वेलरीज बनते हैं, है ना। मेटल्स आर लस्ट्रस, दैट इज दे हैव साइनी सरफेस, उनका सरफेस में साइन होता है। ओके, metals are good conductor of, ये important point है थोड़ा सा, metals are good conductor of heat and electricity। मेटल्स जो है बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, मेटल के थ्रू हीट बहुत अच्छे से फ्लो कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत आराम से फ्लो होती है मेटल्स में। ओके, बिजली एक कोना, मतलब ये मानो एक मेटल का रॉड है, ठीक है, और आप मानो यहाँ पे एक कैंडल लगा रहे और यहाँ से उस कैंडल से हीट कर रहे हैं। मानो आपने मोम से, मोम होता है ना, मोम से क्या किए, मोम लगा के यहाँ पे एक पिन को, एक पतला सा पिन को चिपका दिया, ठीक है ना, मोम लगा के पिन लगा दिया हुआ यहाँ पे। तो आप यदि इसको हीट करोगे तो हीट यहाँ से ट्रैवल होती 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 आगे बढ़ते बढ़ते इस मोम को पिघलाएगा और थोड़ा देर बाद ये पिन क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं। तो मेटल्स में हीट क्या होती है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर तक हीट फ्लो कर सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी भी, यदि आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो समझ ही लो, मतलब जैसे यहाँ पे आप हम लोग सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की, वो पार्ट रहने दो, आप स्टैंडर्ड 10th में पढ़ोगे, वो वाला पार्ट आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। मेटल्स के थ्रू हीट फ्लो कर सकती है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करती है, ये आप लोगों को मालूम। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज दिमाग में रखनी है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ heat and lead the poorest। ओके, सिल्वर के थ्रू हीट सबसे अच्छे से फ्लो होती है और लेड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी followed by copper, gold, aluminium। यदि देखा जाए तो सिल्वर जो है एक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। उसके बाद यदि नेक्स्ट ऑर्डर में देखा जाए तो कॉपर नेक्स्ट फुल कंडक्टर है, फिर गोल्ड है और फिर एल्यूमिनियम। ओके, मेटल्स के बारे में और कुछ जानकारी यदि हम लोग के, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होती है। मेल्ट करना मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलना, आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज को। तो मेटल्स को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलना काफी हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ता है। ओके,
तो नॉर्मली आप, बट एक्सेप्शन में आप रख सकते हो। ओके, सोडियम एंड पोटासियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम और पोटासियम जो मेटल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है काफी कम होती है। ओके, ये दिमाग में रखनी है। और दो और एग्जांपल आप दिमाग में रख सकते हो। गैलियम और सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम है कि नॉर्मली आप उसे हाथ पे भी रखोगे तो पिघल जाती है। ओके, गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम melts on palm। पाम मतलब अपने हाथ पे, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट, काफी मेल्टिंग पॉइंट कम है, तब ना हाथ पे रखने से मतलब बॉडी टेम्परेचर में वो पिघल जाती है। समझ गए? कोई भी आपको दिक्कत मेटल्स के बारे में तो पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट नॉन मेटल्स में मूव करता हूँ। और ये सब पॉइंट्स को याद रखना बेटा। अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ 9 में तो रिक्वायरमेंट है ही, साथ में इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन पे तो आप जानते ही, क्योंकि तब 9 10 में पढ़ रहे हो, 11 12 में वो चीज घूम के आएगी। और अच्छे इंजीनियरिंग एग्जाम में आगे बढ़ना है तो 9 10 के सिलेबस को अच्छे से ध्यान देना। डायरेक्ट एप्लीकेशन इन चैप्टर्स का स्टडी 11 12 में। इस चैप्टर में आप जो कुछ चीज पढ़ोगे, इस चैप्टर में आप सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हो। एक पार्ट यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, तो वो सेम चीज थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में आपको 12th में पढ़ना है। ओके, तो चीजों को अभी से ध्यान दो तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगी, तो आगे जाके, क्योंकि देखो आगे जब 11 12 में आते हो तो हम लोग तो ये समझते हैं कि बच्चे ये चीज पढ़ के आए हैं 9 10, और यदि आप नहीं पढ़ोगे तो वहां पे हमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो वहां पे टाइम की भी वेस्टेज है और आप नॉर्मल बच्चों से पिघल जाओगे, पीछे हो जाओगे उनसे। क्योंकि नॉर्मल बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो आईआईटीज निकालते हैं, वो कॉन्सेप्ट को तो स्ट्रॉन्ग 9 10 से करके चल रहे हैं ना, और वहां पे तो उतना टाइम नहीं दिया जा सकता इन सब चीजों को। और यदि आप वहां पे नहीं ये सब से फैक्ट रहोगे, ये सब चीज नहीं सीखते रहोगे तो पिछड़ जाओगे। तो अच्छे से पढ़ना इन सब चीजों की। तो 9th की सिलेबस 11 12 से इंकॉर्पोरेट होती है, 10th की भी होती है 11 12 से। ओके, 9 10 इज वेरी एसेंशियल। यहाँ से आपका जर्नी टू अ गुड इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो जाती है इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर साइंस 11 12। ओके, तो ये तो कहानी हो गई मेटल की। नेक्स्ट हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में जिक्र करेंगे। यदि कुछ लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लिया सर। कुछ लोग क्या बोल रहे हो बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यस सर। Okay, sir. Next we will discuss about non-metals. Non-metal की pure substance होती है। Okay, non-metals, non-metals generally exist as, मतलब नॉन मेटल तो हर चीज में एग्जिस्ट करती है, जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। यदि कुछ सॉलिड नॉन मेटल्स की बात की जाए तो कार्बन, जिसका सिंबल है सी, इट्स अ सॉलिड नॉन मेटल। यदि हम लोग बात करें फास्फोरस, इसके सिंबल होती है पी, सॉलिड नॉन मेटल। यदि हम लोग बात करें बोरोन, बोरोन का सिंबल होता है बी, बहुत हार्ड होती है, वेरी हार्ड। ओके, हार्ड नॉन मेटल होती है बोरोन। और यदि हम लोग बात करें आयोडीन, सिंबल इज आई,
ये भी एक सॉलिड नॉन मेटल है। ओके, सल्फर एस, सॉलिड नॉन मेटल। ओके, लिक्विड, एक ही नॉन मेटल लिक्विड होती है, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, Br, ओके। ब्रोमीन, द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द ओनली लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन, द ओनली लिक्विड मेटल मरकरी। गैस के फॉर्म में यदि बात की जाए तो बहुत सारे, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो दीज आर ऑल गैसेस, मतलब और बहुत सारे। तो नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल मतलब आप उससे तार नहीं बना सकते। आप यदि कोयला कार्बन से बनी होती है ना, उससे आप तार बना सकते हो? नहीं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, एंड नॉन लस्ट्रस। उसमें साइन भी नहीं होती। वो डक्टाइल भी, उनसे तार आप नहीं बना सकते हो। वो नॉन मैलिएबल होते हैं, उनसे आप सीड्स भी नहीं बना सकते हो। और नॉन लस्ट्रस, उसमें चमक भी नहीं होती। एक्सेप्शन है आयोडीन हैज लस्टर। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो पेंसिल का जो लीड होता है, पेंसिल में जो लीड होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट होती है, ठीक है ना? उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके, मैं ड्राइंग बढ़ लेते बेटा, लिख लो तब तक। यदि कुछ लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अच्छा, आप लोग मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझते हो ऑनलाइन क्लास में? चलो एक एक बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ, बेटा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. आपको समझ आ रही है? ठीक है ना जास्मीन, समझ आ रही है आपको? Yes, sir. अभिनव, अभिनव बेटा समझ आ रहा है? अभिनव, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या आपको? Yes, sir. अर्नव, यस सर। यस सर। ओके। किंगसुक, समझ आ रहा है बेटा? यस सर, समझ आ रहा है। ओके बेटा, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना? और मजे मजे में पढ़ना है, और मजे में घर में बैठे आनंद से पढ़ते रहो। क्या है, चीजों को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, वीडियोस पूरे आपके पास है, मस्ती से पढ़ो। और इतने अच्छे से अपने आप देखो, यदि आप कोई भी सिचुएशन को पॉजिटिव बना सकते हो अपने लिए, ये सिचुएशन है कि आप अपने जो पॉइंट्स वीक है उन पे मेहनत करके, मैथ्स है, मैथ्स बहुत बच्चे के वीक होते हैं, उसको बिल्ड करो। केमिस्ट्री में आराम से पढ़ो, मस्ती से टाइम दो, इसे पढ़ाई पे काफी ध्यान दे सकते हो, अपने वीक पोर्शंस को आप बिल्ड कर सकते हो। ओके, ये सब चीज करना है इस बार। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल एंड नॉन लस्ट्रस, ठीक है? Non-metals are bad conductor of heat and electricity. आपको मालूम है? Non-metals have low melting point and boiling point.
नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होती है, बट एक्सेप्शन है ग्रेफाइट और डायमंड। एक्सेप्शन है एक ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट एंड डायमंड हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई क्या बोलो, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, गॉट इट। और एक पॉइंट मैं लिखवाना भूल गया आपको, वहां पे मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ओके, बट मेटल्स के भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन खासकर दिमाग में रखना है। मेटल्स जो हार्ड होते हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देखो तो सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल, ठीक है ना। एक्सेप्शन इज सोडियम एंड पोटेशियम। ये एग्जांपल नहीं है बेटा, एक्सेप्शन एग्जांपल ई डॉट जी जी लिखा जाता है एग्जांपल, ठीक है ना। और एक्सेप्शन ई एक्स, ठीक है ना। इट्स एक्सेप्शन, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है, वो सॉफ्ट मेटल होते हैं एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट बोला गया, बट नॉन मेटल्स भी एक्सेप्शन होते हैं। डायमंड जो है होती है ये एक नॉन मेटल है, डायमंड इज अ नॉन मेटल मेड ऑफ कार्बन। डायमंड एक नॉन मेटल है जो कार्बन से बना हुआ है एंड इट्स हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना, जो जो एक्सेप्शन लिखाया कि मेटल्स हार्ड होते हैं पर सॉफ्ट मेटल सोडियम पोटेशियम है, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती है पर हार्ड, डायमंड एक बहुत ही हार्ड नॉन मेटल है। ओके, फिर आपका ये नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, पर ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है, मतलब कार्बन से बनी हुई नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयोडीन के पास लस्टर होता है। ओके, ये सब दिमाग रखना है। ब्रोमीन ओनली लिक्विड नॉन मेटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग यू वांट टू राइट और एनीथिंग पूछना है यहाँ पे, इस स्लाइड में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लो। एनीबॉडी? नो? चलिए, तो ये तो नॉन मेटल से कुछ गुण हो गए। नेक्स्ट वी विल कम टू मेटलॉइड्स। ओके, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स भी एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, मेटलॉइड्स have intermediate properties, intermediate properties. Excuse me, sir. Yes बेटा, Sir, your video is not coming. वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो बेटा आपकी स्क्रीन शिफ्ट हो गई होगी, आई सपोज दूसरी जगह तो वीडियो जा रही है बेटा। और किसी को वीडियो को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो सर। No, sir. जैस्मिन, आप एक काम करो, स्क्रीन को स्लाइड करो, आपका स्क्रीन स्लाइड हो गया होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा आई सपोज। Metalloids have intermediate properties between metals and non-metals. मेटलॉइड्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, मतलब मेटल के भी कुछ गुण होते हैं, नॉन मेटल्स के भी कुछ गुण होते हैं। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी मतलब बीच का प्रॉपर्टी होता है। ओके, एग्जांपल यदि देखा जाए तो एग्जांपल में बेटा सिलिकॉन,
Okay, Si, it's germanium. G, arsenic. As याद रखना ये सब मेटलॉइड है, इसमें मेटल नॉन मेटल के दोनों ही गुण होते हैं, इंटरमीडिएट गुण होते हैं। सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमोनी Sb। ओके, फिर और क्या लिख सकते हो, टेलुरियम T। ओके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, ये सारे मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। दे हैव गॉट द क्वालिटीज ऑफ मेटलॉइड। मेटलॉइड में से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का बॉन्डिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर सिलिकॉन का क्या यूज होता है? सिलिकॉन के यूज बहुत है बेटा। देखो, सिलिकॉन और यूज फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, बनते हैं सिलिकॉन से, जहाँ पे आप मतलब जो रेजिस्टेंस होती है ना, देखो टेम्परेचर बढ़ने से आप फिजिक्स में घुसना पड़ेगा थोड़ा, तो मतलब उतना डेप्थ में आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है कि रेजिस्टेंस बढ़ने मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मेजर वेस्ट हो जाता है हीट में। सिलिकॉन एक ऐसा चीज होता है जिनको डोपिंग वोपिंग करके हम लोग बनाते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जहाँ पे रेजिस्टेंस को कंट्रोल की जाती है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसकी बहुत सारी, सिंपल वर्ड आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में सिलिकॉन की। ओके बेटा। सर सिलिकॉन से ग्लास कट करने में यूज होता है ना? बेटा देखो, ग्लास कट करने के लिए हम लोग डायमंड का निब यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। वे यूज ग्लास कट करने के लिए डायमंड के निब्स बनाते हैं। ओके, ओके सर। सो दीज आर द मेटलॉइड्स के बारे में। प्रॉब्लम आप मेटलॉइड तो आप मेटल ये जो ठीक है ना। नो, चलिए देखो, जो टॉपिक नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। हम लोगों ने देखा अभी तक प्योर सब्सटेंस क्या होती है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में बांटे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और एलिमेंट को फर्दर हम लोगों ने तीन पार्ट में बांटा, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स के कैटेगरी में जितने प्योर सब्सटेंस होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल, उनके बारे में डिस्कस किया। अब है नेक्स्ट कंपाउंड हमें पढ़ना है। तो कंपाउंड के बारे में वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम राइट नाउ कि हम कंपाउंड के बारे में देख पाए, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद बीच में टॉपिक रुक जाएगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटा सा होमवर्क देता हूं, जो आप लोगों को बना के लाना है। 3-4-5 क्वेश्चन देता हूं, सब ये बना के लाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन है आपको कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। Support your answer with examples. Support your answer. सर ये क्वेश्चन हम इसी कॉपी में लिख सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये क्वेश्चन का आंसर इसी कॉपी में लिख सकते हैं ना? हाँ बेटा, इसी कॉपी में लिखो ना। ओके, सब लिखो, बनाओ, एक कॉपी अच्छा बना लो, सारा नोट्स पे बनाओ। ये सारे क्वेश्चंस काम आएंगे आपको एग्जाम टाइम में। ओके, ये सर मतलब फेयर कॉपी में लिख सकते हैं ना? Support your answer with examples. Okay. What is an element and compound? ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल से वो बना हुआ है उसके बेसिस पे आपको बोलना है, ठीक है ना। डेफिनेशन डेप्थ में कंपाउंड का मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट, give few examples of metals, non-metals and metalloids. Then one word answer.
these are some of the questions जो आपको बना के लाना है नेक्स्ट क्लास में, और इनको बना लोगे तो सारी आइडिया क्लियर रहेगी जितनी पढ़ाएंगे। ओके ओके सर।